हेलो दोस्तों। तो वीएमआई कोटा के बीए फाइनल ईयर के अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको वीडियो बने रहना है। इसमें हम बात करेंगे HI06, क्योंकि ये वाला विषय रहता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें बात होती है आधुनिक विश्व के इतिहास की, यानी कि इंग्लैंड की, जर्मनी की, फ्रांस की, जिनके बारे में हमको पता नहीं रहता, तुक्के नहीं मार सकते, आस-पास के पूछेंगे उनको भी नहीं आता, तो इसमें बैक भी आ सकती है। तो इसमें आपको वीडियो में साथ बने रहना है। इस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसका फ्री पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, और एक आपके लिए बोनस पॉइंट है, वो बोनस पॉइंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको देखो अभी तो उनका पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आपको वीडियो में साथ बने रहना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो कर दो सब्सक्राइब, 1000 सब्सक्राइबर करा दो। अभी देख लो कितने हुए हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला मॉडल पेपर है, ठीक है। अधिकतम 80 नहीं होते भाई, 70 होते ना। चलो आगे। पहला सवाल है कि पुनर्जागरण काल में इटली के दांते कौन थे। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं। अब हमको क्या पता है इटली के दांते कौन है, तो इसको हमको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दांते इतालवी कविता के जनक हैं और पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। तो ये आपको याद रखना। सवाल ऐसे आ सकता है कि इटली में पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन है, सवाल घुमा सकता है ना। तो आपको याद रखना है दांते। पूरा नाम क्या हो गया, दांते एलिगियरी। अब अगला सवाल है कि मार्टिन लूथर ने चर्च के विरुद्ध कितनी थीसिस प्रस्तुत करी। थीसिस यानी कि शोध पत्र। मार्टिन लूथर ने 1517 में विटेनबर्ग के चर्च के द्वार पर, इन गेट पर 95 थीसिस प्रस्तुत की, यानी इसके ऊपर गेट के ऊपर रख के चला गया था। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो आपको डेट याद रखनी है सीधा, 15 जून नहीं 18 जून 1815, 18 जून 1815। अगला है बोस्टन टी पार्टी का संबंध किस क्रांति से है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से है। नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम पराजय कहाँ हुई, तो नेपोलियन की अंतिम पराजय 1815 में वाटरलू के मैदान में हुई। तो अभी हमने देखा था कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो 18 जून 1815 में ना। तो अब अगला सवाल है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आपको इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखो, बिस्मार्क ने। जर्मनी से आपको क्या याद रखना है, बिस्मार्क, जर्मनी बिस्मार्क। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो 11 नवंबर 1918। तो आपको याद क्या रखना है, 11/11/18, यानी 11 नवंबर 1918, ठीक है ना, 11/11। तो अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 को बना था। अगला सवाल है कि पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या है। देखो सबसे पहले समझो पुनर्जागरण होता क्या है। पुनर्जागरण होता है जब है ना लोग सभी एक कोई समाज का एक कोई बहुत बड़ा वर्ग जागरूक हो जाए और अपने जो भी हक है उनके लिए वो आवाज उठाने लगे, और जो भी जैसे चर्च की वहाँ पर बहुत ज़्यादा मनमानी होती हुआ करती थी, तो उसके खिलाफ बोलने लग जाए, उसी को हम पुनर्जागरण बोलते हैं, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण बोलते हैं, जिसमें सामाजिक जो भी बुराइयां हो ना उसको समाप्त करने के लिए एक लहर सी स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं। अब अगला सवाल है, इसमें इसका उत्तर देखो तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब इसका उत्तर देखते हैं। पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता मानववाद है, जिसने मनुष्य की समस्याओं और सुखों को प्राथमिकता दी, जिसने तर्क और विवेक पर आधारित स्वतंत्र चिंतन को क्या दिया, बढ़ावा। जो हम भगवान की जो भी उनकी जो बातें थी उनके ऊपर आंख मूंद के विश्वास कर रहे थे, उसके स्थान पर वो क्या लेके आए, तर्क लेके आए, यानी जो सही है उसी पर हम मानेंगे। विवेक यानी कि अपनी बुद्धि का उपयोग करने लग गए, यानी कि जो बातें लिखी गई है उनकी किताबों में वो सब सही नहीं है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना, लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, जिससे मध्यकालीन अंधविश्वासों का क्या हुआ, अंत हुआ। तो ये देखो, ये पुनर्जागरण का सवाल है ना, बहुत ज्यादा परसेंट आ सकता है, कहीं छोटे में बड़े में, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। कला और साहित्य में यथार्थवाद का समावेश हुआ और धार्मिक विषयों के स्थान पर प्राकृतिक सौंदर्य और मानवीय अनुभूतियों का चित्रण होने लगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, विकास ने प्रयोगवाद को जन्म दिया, जिससे आधुनिक विज्ञान की क्या नींव पड़ी। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आपको है ना इसका पीडीएफ चाहिए, तो वो तो मैं आपको अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दूंगा। उससे पहले आप वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आप जितना टाइम आप पीडीएफ पढ़ने में लगेंगे उससे पहले मैं आपको ये सारी चीज़ समझा दूंगा, आपको रटवा भी दूंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ दो और जुड़ जाओ। आपका बोनस पॉइंट क्या है ये जानने के लिए एक सवाल पहले और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में बताता हूँ आपको। तो पहले ये सवाल पढ़ लेते हैं कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय के कारणों को स्पष्ट कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका
पर जो शासन किया था वो इंग्लैंड ने किया था, यानी अमेरिका जो था इंग्लैंड का गुलाम था। उसके बाद में क्या हुआ, देखो देखो इंग्लैंड की पराजय का पीछे मुख्य जो कारण था वो भौगोलिक था और रणनीतिक था। देखो हुआ क्या था, जब ये इनके अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में जब स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ था तो इंग्लैंड हारी कैसे, उसके पीछे एक मेन कारण था भौगोलिक, यानी कि वहाँ की जो पहाड़ ऐसे और जो वहाँ की जगह थी वो उसका मुख्य कारण था। कैसे, देखो युद्ध स्थल से इंग्लैंड की अत्यधिक दूरी के कारण रसद और सैन्य सहायता पहुंचाना कठिन था। जो युद्ध हुआ था ना वो, और जहां पर इंग्लैंड था उससे बहुत दूर था, तो इंग्लैंड से वापस सहायता नहीं पहुंच सकी। अमेरिका सेना को जॉर्ज वॉशिंगटन जैसा कुशल नेतृत्व प्राप्त था, जिसके विपरीत ब्रिटिश जनरलों में आपसी तालमेल का अभाव था। फ्रांस और स्पेन द्वारा अमेरिका को दी गई सैन्य और आर्थिक सहायता ने युद्ध के रुख बदल दिया। अंततः अमेरिकी उपनिवेशों को अपनी स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ संकल्प ब्रिटिश सेना के भाड़े के सैनिकों पर भारी पड़ा। ठीक है ना, तो देख लो आपको याद क्या रखना है, भौगोलिक और रणनीतिक कारण, और क्या याद रखना है, तो रसद और सैन्य सहायता नहीं पहुंच पाई। तीसरी बात क्या याद रखना है, नेतृत्व किसने किया था, जॉर्ज वॉशिंगटन ने। साथ किसने दिया, तो फ्रांस और स्पेन ने। बस 4-5 बातें याद रखनी है। अगला सवाल है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान मुख्य तकनीकी आविष्कारों का वर्णन करो। देखो औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी के बाद में। औद्योगिक क्रांति तकनीक नवाचारों की एक श्रृंखला थी। जेम्स वाट द्वारा विकसित उन्नत भाप इंजन के कारखानों को चलाने के लिए निरंतर ऊर्जा प्रदान की। वस्त्र उद्योग में जॉन के फ्लाइंग शटल हारग्रीव की स्पिनिंग जेनी ने धागे काटने और कपड़ा बुनने की गति को कई गुना बढ़ा दिया। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, पहला नाम तो क्या है, जेम्स वाट, क्या बनाया, तो भाप का इंजन। दूसरा नाम क्या रखना है, जॉन, क्या बनाया, तो फ्लाइंग शटल। तीसरा नाम क्या रखना है, तो हारग्रीव्स, क्या बनाया, तो स्पिनिंग जेनी। ठीक है, अब आगे देखो, संचार क्षेत्र में सैमुअल मॉर्स, टेलीग्राफ और परिवहन में जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल इंजन ने दूरियों को कम कर दिया। इन आविष्कारों ने उत्पादन को घरेलू स्तर से हटाकर बड़े कारखानों में स्थापित कर दिया। इससे क्या हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ और बड़े बड़े कारखाने लगने लग गए, और छोटे मोटे जो काम थे वो बंद होकर अभी बड़े स्तर पर कारखानों में काम होने लग गया। अगला सवाल क्या है, इटली के एकीकरण में जोसेफ मेजिनी की भूमिका का मूल्यांकन। इटली की एकीकरण, जोसेफ मेजिनी। इटली एकीकरण आपको क्या याद रखना है, जोसेफ मेजिनी। देखो अब पढ़ लेते हैं इसको। मेजिनी का इटली के एकीकरण का पैगंबर या आत्मा कहा जाता है, जिसे 1831 में यंग इटली नामक संस्था के माध्यम से युवाओं में देशभक्ति एकता का संचार किया। मेजिनी का मानना था कि इटली का उद्धार वहां के युवाओं के बलिदान और नैतिक उत्थान से ही संभव है। यदि उसने तांत्रिक विरोध किए जो तत्काल सफल नहीं हुए, किंतु उसके वैचारिक आधार भूमि को तैयार किया, जिस पर भविष्य में कावूर और गैरिबाल्डी ने एकीकरण की इमारत को खड़ी करा। ठीक है ना, तो आपको याद क्या रखना है, इटली के अंदर 2-3 नाम याद रखने हैं। एक तो क्या है, जोसेफ मेजिनी, जिसने सबको स्टार्ट किया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एकीकरण का पैगंबर या आत्मा। सवाल आ सकता है कि इटली के एकीकरण के पैगंबर या आत्मा किसे कहते हैं, तो जोसेफ मेजिनी। इनकी जो संस्था का नाम यंग इटली, दूसरी बात हो गई ये। ठीक है, तीसरी बात, इन्होंने तो आज़ाद नहीं करवाया था टोटल आज़ाद किसने कराया, उसके बाद में आए थे कावूर और गैरिबाल्डी, इन्होंने क्या करवाया, एकीकरण करवा दिया और स्वतंत्र हो गए, वो गणतंत्र बन गया। अब दीर्घ उत्तरात्मक है, इसमें पहला सवाल पढ़ लेते हैं हम कि फ्रांसीसी क्रांति। चलो मैं आपको उससे पहले बता दूंगा, आपको एक बोनस पॉइंट है। जो बोनस पॉइंट आपके लिए ये है कि अगर आपको उसका मास्टर पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, मास्टर पीडीएफ में देखो क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने सभी जो इकाइयाँ हैं उनके नाम लिखे हैं, उसके बाद बारे में उन संक्षिप्त विवरण लिखा है उसके नीचे, और फिर उनसे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। मैं आपको एक बार उसका डेमो दे देता हूँ, तो आप इसको एक बार डेमो देख लो, फिर आपको आगे बताता हूँ मैं। हाँ, तो जैसे ये ऐसे स्टार्ट होगा, पहले तो इकाई का नाम, जैसे पुनर्जागरण, परिभाषा, कारण तथा कला, साहित्य व विज्ञान का विकास।
इस पे सबसे पहले तो इस इकाई को एक संक्षिप्त में मैंने इसको विवरण दे दिया कि इसमें था क्या, है क्या इसके अंदर। पुनर्जागरण, जिसे रेनेसा के नाम से भी जाना जाता है, उस बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन का प्रतीक है जिसने यूरोप को मध्यकाल की जकड़न से मुक्त कर आधुनिकता की द्वार पर खड़ा कर दिया। ऐसे मैंने इसके बारे में तो थोड़ा बहुत लिखा है, जो अगर इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ज़्यादा, कम इंपॉर्टेंट तो थोड़ा कम। उसके बाद में इनसे सवाल है, जैसे पुनर्जागरण कालीन मानववाद से क्या अभिप्राय है। ये ऐसे सवाल है जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो फिर इसका थोड़ा सा ऐसे उत्तर है। फिर आ जाता है अगला सवाल कि पुनर्जागरण कालीन विज्ञान और कला के विकास की विवेचना करो। अगर आप ये पूरा आप पीडीएफ पढ़ के जाते हो ना, तो फिर उससे बाहर तो आने की संभावना ना के बराबर है। कोई एक आधा 2 नंबर का आ जाए फिर अलग बात है, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो फिर जैसे अगली इकाई है धर्म सुधार आंदोलन, तो इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे ब्रीफ में बता दिया। फिर यहाँ पर पोप पाप मोचन पत्र क्या थे, तो ये चर्च द्वारा बेचे जाने वाले पत्र थे जिनके द्वारा ये दावा करते थे कि परलोक में कष्ट नहीं भोगने पड़ेंगे। तो ये सब जो मैंने इसे बना रखी है ऐसे कि उसके बाद थोड़ा और नीचे करेंगे तो ये तीसरी आ गई। तो अगर आपको इस पूरी ये जो पूरी पीडीएफ मैंने बनाई है, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये जो वीडियो, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जहां पर पहले मैंने लिखा है HI06 की मास्टर पीडीएफ। उसमें आप लिंक को टच करेंगे तो आप एक वेब पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप उसको ले सकते हैं। मैंने इसकी जो एक छोटी सी प्राइस रखी है, तो आप बहुत कम सी प्राइस है, आपके लिए नॉर्मल बात होगी, वो आप पे करके आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें मैंने लास्ट में 2 मॉडल पेपर दिए, एक तो मैं पढ़ा रहा हूँ और एक और है। तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, बस आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप वहां से जाके ले सकते हो। तो अब हम वीडियो में चलते हैं आगे। तो अब आगे बढ़ते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम और विश्व के उसके प्रभाव पर विस्तृत विवेचना की। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव, तो देखो फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस बल्कि संपूर्ण आधुनिक विश्व के राजनीति सामाजिक व्यवस्था को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया, जिसके दूरगामी परिणाम निकले। पहला तो क्या हुआ, सामंतवाद का अंत हो गया था। सामंतवाद क्या होता है, जैसे क्रांति ने सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों जैसे पादरी और कुलीन की सत्ता को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। कानून के समक्ष समानता का एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। यानी सामंता का क्या हो गया, सामंतवाद का क्या हो गया, अंत। सामंतवाद में कौन आते थे, तो पादरी और कुलीन वर्ग को क्या था, विशेषाधिकार प्राप्त थे। अगला आ जाता है लोकतांत्रिक आदर्श। क्रांति द्वारा दिए गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे ने आधुनिक लोकतंत्र की रूपरेखा तैयार की। मानवाधिकारों की घोषणा ने यह स्पष्ट कर दिया कि संप्रभुता राजा में नहीं बल्कि जनता में है। तो दूसरा टॉपिक क्या हो गया, लोकतांत्रिक आदर्श। तीसरा हो गया राष्ट्रवाद का उदय, यानी देश के प्रति एक भावना। अब देखो फ्रांस में उत्पन्न राष्ट्रवाद की लहर ने संपूर्ण यूरोप को प्रभावित कर दिया। इसी राष्ट्रवाद की प्रेरणा से आगे चलकर इटली और जर्मनी का क्या एकीकरण संभव हुआ। आगे आया धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष यानी कोई भी धर्म को नहीं मानेगा देश। क्रांति ने चर्च को राज्य के नियंत्रण में लाकर धर्मनिरपेक्ष शासन की नींव रखी। शिक्षा और नागरिक कानूनों जैसे नेपोलियन कोड को धार्मिक प्रभाव से मुक्त किया। विश्व स्तर पर इस क्रांति ने निरंकुश शासन का अंत की शुरुआत कर दी थी। अब दूसरा सवाल आ जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों और परिणामों की विस्तृत विवेचना की, जो विश्लेषण के। जो देखो अब इसमें ना इतना बड़ा कोर्स है और इतने सारे सवाल है, तो मैं सभी को कवर नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप पीडीएफ जरूर ले लें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको कम समय में एकदम सही से और एकदम, यानी कि आपको इधर उधर नहीं जाना है और सब कुछ एक ही जगह पर पढ़ना है, तो आप वो पीडीएफ ले ली। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों और परिणामों को विस्तृत विश्लेषण करो। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 मानव इतिहास का सबसे परिणामकारी संघर्ष था, यानी सबसे बड़ा ऐसे जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था ऐसा युद्ध था, जिसकी जड़ें वर्साय के दोषपूर्ण संधि और तानाशाह के महत्वाकांक्षा में थी। द्वितीय विश्व युद्ध सवाल आने का चांसेस ज्यादा है। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है ना। तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। युद्ध के कारण, तो जिस युद्ध का कारण क्या था द्वितीय विश्व युद्ध का, तो सबसे पहला जो मेन कारण था वो था वर्साय की संधि। इस संधि की अपमानजनक शर्तें जर्मनी में प्रतिशोध की ज्वाला भड़काई। हिटलर ने इसका लाभ उठाकर जनता को युद्ध के लिए संगठित किया। तुष्टीकरण की नीति, देखो वर्साय की संधि पहले मैं बता देता हूँ क्या है। वर्साय की संधि पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, उसको वर्साय की संधि बोलते हैं। उनको अपमानित किया गया था। तो उसके बाद में क्या हो गया था, उस टाइम कहा था किसी ने कि ये प्रथम विश्व युद्ध
युद्ध विराम नहीं है, ये सिर्फ 20 साल के लिए हम यानी कि 20 साल बाद फिर से होगा, और वो 20 साल बाद फिर से हो भी गया, एग्जैक्ट 20 साल। ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर की प्रारंभिक तुष्टीकरण की नीति क्या है, देखो ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर की प्रारंभिक आक्रामकता को रोकने के बजाय तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिससे हिटलर का साहस बढ़ गया। राष्ट्रसंघ की असफलता, देखो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्रसंघ बना था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में था संयुक्त राष्ट्र संघ, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या बना था, राष्ट्रसंघ बना था। देखो अब इसमें क्या होता, राष्ट्रसंघ अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने और आक्रामक राष्ट्रों पर अंकुश लगाने में पूर्णतः क्या रहा, विफल रहा। तत्कालीन कारण क्या था, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर किया गया आक्रमण। अभी भी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, ठीक है ना, अगर अमेरिका यानी कि सीधा ही यूक्रेन के साथ में अगर वो उतर गया मैदान में, तो फिर सीधा होगा वर्ल्ड वॉर 3, कभी भी हो सकता है। ऐसे ही कुछ छोटे बड़े युद्ध के कारण क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर हो जाता है, जैसे उस टाइम हुआ था। और 1 सितंबर 1939 जर्मनी द्वारा पोलैंड पर क्या किया गया था, आक्रमण, जिससे क्या हुआ, सारे के सारे देश, जर्मनी और पोलैंड दो छोटे छोटे देश है, उन दोनों के युद्ध के कारण पूरा विश्व एक दूसरे से लड़ने लग गया था, जिसका परिणाम क्या हुआ था, परमाणु बम। लास्ट में युद्ध के परिणाम क्या हुए, महाशक्तियों का उदय हो गया था। ब्रिटेन के बाद युद्ध का परिणाम महाशक्तियों का उदय। युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय राष्ट्र कमजोर हुए, और विश्व रंगमंच पर अमेरिका और सोवियत संघ, कौन, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, ये 2 शक्तियां यानी रूस और अमेरिका, ये महाशक्तियों के रूप में उदय हुई। फिर आ गया शीत युद्ध की शुरुआत। 2 भिन्न विचारधाराओं, पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच वर्चस्व की जंग थी, ठीक है ना। एक तो आगे पूंजीवादी कौन था, तो यूएसए अमेरिका, और एक था साम्यवादी, ये कौन था, तो रूस यानी सोवियत संघ। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, शीत युद्ध यानी कि ये हथियारों से नहीं लड़ेंगे, विचारों से लड़ेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, शीत युद्ध, ठीक है ना, बस वो जंग नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन की स्थापना। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता, संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, यूएन बना था। 1945 में भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए एक अधिक सशक्त संस्था का गठन किया गया, इसका नाम क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ। सवाल आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ, तो 1945। यहां से भी सवाल बन सकते हैं, और इसका काम क्या था, युद्धों को रोकना, विश्व में आने वाले जो भी अगर कोई युद्ध हो, कोई भी अनबन हो, उसको खत्म करना। औपनिवेशीकरण, युद्ध ने साम्राज्यवादी देशों की शक्ति को क्षीण कर दिया। साम्राज्यवादी जैसे इंग्लैंड था, ब्रिटेन था, ठीक है, पोलैंड वगैरह थे ना, ये इसको क्षीण कर दिया। जिनके क्या थे, उपनिवेश थे, जैसे इंग्लैंड का क्या, भारत थे, ठीक है, भारत और ये छोटे बड़े देश थे ना, वो उसके उपनिवेश थे, यानी साम्राज्यवादी देश थे, उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद भारत आजाद हो गया था, जिससे भारत और बाकियों को लगता है कि गांधी जी ने अहिंसा के बल पर देश को आजाद करा दिया। मेन कारण क्या था, ये कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके बाद में इंग्लैंड इतना कमजोर हो गया था कि वो भारत को झेल ही नहीं पा रहा था। इसका मेन कारण यही था, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो भारत आजाद नहीं होता, और ये और भी बलिदान होते, उसके बाद नहीं हो पाता। दर्जनों एशियाई और अफ्रीकी देशों ने स्वतंत्रता की मांग का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे भारत हो गया और एशियाई देश हो गए, वो क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। क्यों, विऔपनिवेशीकरण के कारण। अब अगर आप कहो तो पार्ट 2 में मैं ये मॉडल पेपर 2 लेके आ जाऊँ, पार्ट 2 अगर आप कमेंट कर देते हो तो मैं कोशिश करूंगा। बाकी आपके टाइम नहीं है, इससे ठीक आप पीडीएफ को परचेज कर ले, जिसमें आपको ये मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, और ऊपर जो भी है ना, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये देखो, ये 17वीं 18वीं नहीं 16वीं 17वीं इकाई, इसके बारे में लिखा हुआ है, फांसीवादी जर्मनी में नाजीवादी, ये जो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में, फिर इसके क्वेश्चंस। तो पीडीएफ चाहिए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज के लिए इतना ही, चैनल का तो सब्सक्राइब। गुड बाय।